नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 7वीं क्लास की पुस्तक है सामाजिक विज्ञान की, उसका ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर है जल संसाधन। आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लास्ट चैप्टर भी बहुत महत्वपूर्ण था, तो आप इसी प्रकार से अच्छे से देखते रहिए। और जो हमने लास्ट वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सी समवर्षा रेखा, क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है? ये फेवरेट क्वेश्चन है, चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो चाहे आरपीएससी हो, बहुत महत्वपूर्ण है। आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने का कार्य करती है। तो इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। और वीडियो देखने से पहले लाइक वाले बटन पर लाइक दबा दो, उसको लाइक कर दो और शेयर भी कर दिया करो। तो मित्रों, आज हम पढ़ते हैं जल संसाधन, ये तीसरा चैप्टर है। और इसके साथ ही देखिए, जो लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था, वहां जब मैं आपको संभाग बता रहा था, तो उसमें एक चीज बोलने में थोड़ी जो है वो स्लिप हो गया था। भीलवाड़ा जो है, वो आपको जब संभाग बता रहा था, पहले बताया था अजमेर संभाग में है, वो पूरा बना के बताए थे कि ये 4 जिले अजमेर संभाग में आते हैं। फिर जब उदयपुर वाला बता रहे थे, तो वहां भीलवाड़ा भी आपको इंक्लूड कर दिया। तो वो आप हालांकि समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूं, भीलवाड़ा अजमेर में ही है। वहां उदयपुर वाले टाइम स्लिप हो गया था, ध्यान नहीं रहा मुझे, तो ये आप ध्यान में रखें। लेकिन आप वो चीज बताते हो कि सर यहां ये स्लिप हो गया, उससे ये चीज जरूर मुझे पता पड़ती है कि आप बहुत ध्यान से सुनते हैं। और एक विद्यार्थी के लिए सबसे अच्छी चीज यही है कि वो किसी भी चीज को ध्यान से सुने। जल संसाधन। प्रकृति में जल से ही जीवन संभव है। जल के कारण ही मानव सहित समस्त जीव जंतुओं के क्रियाकलाप संपादित होते हैं। जल का उपयोग पेयजल, घरेलू उपयोग, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, नौकायन, मनोरंजन, उद्योग आदि कार्यों में किया जाता है। तो इसमें से कोई शुरू में नोट्स में लिखने की आवश्यकता नहीं है इनको। ये तो केवल पढ़ने वाली चीजें हैं, समझने वाली। आप जानते हैं जल से जीवन संभव होता है, और जल से ही ये सारी क्रियाकलाप संबंधित होते हैं। जैसे पेयजल है, पीने का पानी हो, घरेलू काम में आप पानी उपयोग में लेते हैं, सिंचाई है, विद्युत उत्पादन है, नौकायन है, जब आप कभी घूमने जाते हो बाहर, तो वो बोटिंग वगैरह करते हैं, नौकायन, मनोरंजन, उद्योग आदि कार्यों में किया जाता है। जल के वे सोर्स जो मानव के लिए उपयोगी हो या जिनके उपयोग की संभावना हो, उनको हम क्या कहते हैं? जल संसाधन। राजस्थान के मुख्य जल सोर्स में कौन कौन से हैं? झीलें, नदियां, उन पर बने बांध, नहरें, तालाब, कुएं, नलकूप आदि हैं। तो आइए हम जल संसाधन और अपवाह तंत्र का विस्तार से अध्ययन करते हैं। अब है अपवाह तंत्र। किसी मुख्य नदी या उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली कहते हैं। मित्रों, ये बहुत अच्छी परिभाषा है। अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली किसे कहते हैं? कि किसी मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित जल प्रवाह है, जो जल चलता है उसमें साथ में जल गतिमान होता है, ये जो सिस्टम है इसे ही कहते हैं अपवाह तंत्र। यह धरातलीय बनावट और भूगर्भिक संरचना से प्रभावित होती है। हम जानते हैं कि जल का सामान्य स्वभाव है ढाल की ओर बहना, यानी जिधर ढाल होगा जल उधर ही बहेगा। विद्वानों के अनुसार यह माना जाता है कि आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व सतलज, यमुना और प्रागैतिहासिक कालीन सरस्वती नदी राजस्थान से होकर बहती हुई गुजरात में भरूच के पास अरब सागर में गिरती थी। यानी उस टाइम ये नदियां राजस्थान से होकर बहती थी। लेकिन भूगर्भिक हलचलों के कारण इनका मार्ग क्या हो गया? चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया। और जलवायु परिवर्तन के कारण वैदिक संस्कृति की यह पोषक सरस्वती नदी जो है ये लुप्त हो गई। क्या आप जानते हैं, ऐसी छोटी नदियां जो अपने क्षेत्र का जल आगे ले जाकर बड़ी नदियों में उड़ेलती है, उनको सहायक नदियां कहते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं राजस्थान का अपवाह तंत्र पढ़ेंगे कि ये चंबल नदी यहां से निकल के ऐसे 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 जाती है, आगे यमुना में मिलेगी। तो इस ये जो चंबल नदी है, इसमें भी तो सहायक नदियां आ आके मिलेगी। ये होती है सहायक नदियां। जल विभाजक रेखा। दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित करती है, उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं।
दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि। अब ये किसकी बात कर रहा है? जैसे राजस्थान में अरावली पर्वत। अब जैसे मान लीजिए ये राजस्थान है, ये अरावली है, तो अरावली राजस्थान। अब अरावली के इधर बहने वाली नदियां और उधर बहने वाली नदियों का क्रम, उनका सीक्वेंस, उनकी सहायक नदियां, वो सिस्टम उधर अलग हो गया, अरावली के पूर्व की तरफ अलग है। तो यही कह रहा है कि जल विभाजक रेखा क्या है? दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित करती है, उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं। अब आता है राजस्थान का अपवाह तंत्र। तो राजस्थान के अपवाह तंत्र को तीन भागों में बांटा जाता है। पहला है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहकर अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाने वाली चंबल, काली सिंध, पार्वती, बनास, बेडच और इनकी सहायक नदियों को बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहते हैं। तो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कौन सा है? जो बंगाल की खाड़ी में जाकर के नदियां गिरती हैं। कौन कौन सी है? चंबल है, काली सिंध है, पार्वती, बनास, बेडच और इन सब की सहायक नदियां। अरब सागर, जो अरब सागर की तरफ आएगी, दक्षिण पश्चिमी भाग में बहकर अरब सागर में ले जाने वाली नदियां जैसे माही नदी, लूनी, साबरमती, पश्चिमी बनास। ये साबरमती निकलती कहां से है? राजस्थान से, लेकिन ये गुजरात की मुख्य नदी है साबरमती। अहमदाबाद में गांधी जी का आश्रम बना हुआ है, साबरमती आश्रम, वो साबरमती नदी के किनारे पर ही है और बहुत ही सुंदर बना हुआ है, बिल्कुल नदी के किनारे पर। गांधी जी ने चुनाव बहुत सोच समझ के किया था। नदी के किनारे साफ सुथरा, बिल्कुल स्वच्छ माहौल। पश्चिमी बनास और इनकी सहायक नदियों को अरब सागर का अपवाह तंत्र कहते हैं। आंतरिक अपवाह तंत्र, ऐसी नदी जो किसी समुद्र तक ना पहुंचकर स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाए या किसी झील में मिल जाए, तो उसे आंतरिक या भूमिगत अपवाह तंत्र वाली नदी कहते हैं। तो मित्रों, ये भी जैसे नदी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपकी गली के अंदर पानी इकट्ठा हो गया कहीं, और मान लीजिए वहां कोई बड़ा सा गड्ढा बन गया और कई दिन तक पानी पड़ा रहा, कई दिन तक वो नदी, आप कह दो साहब ये देखो हमारे अपवाह आंतरिक अपवाह तंत्र वाली नदी है ये। ऐसे नहीं होता है, कई भोले वाले बच्चे होते हैं। तो ये भी एक बड़ी नदी है जो कहीं दफन हो गई थी, सैकड़ों साल पहले बहा करती थी, समय आने पे बारिश होती है, वो फिर से उभर कर सामने आ जाती है। मतलब कई किलोमीटर तक, सैकड़ों किलोमीटर तक कई प्रवाह होता है। वो वैसे नदी है, ऐसे नहीं है अड़ोस पड़ोस में कोई पानी इकट्ठा हो जाए तो। घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेढा आदि नदियां आंतरिक अपवाह तंत्र के प्रमुख उदाहरण हैं। तो ये तीन प्रकार से जो है इनको बांट सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने एक मैप है छोटा सा, इसमें कुछ नदियों की ये जगह बता रखी है इन्होंने। तो ये समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो जो बहुत ज्यादा डार्क है 900 मीटर के आसपास, फिर 600 मीटर, और ये 300 मीटर, ये 150 मीटर। तो इस प्रकार से कुछ इनकी ऊंचाइयां बता रखी है, और इस प्रकार से ये संकेत नदी वाला है, और झीलों का जो है ये एक साथ बता रखा है। तो इसमें देखिए, इधर सबसे पहले अपने शुरू करते हैं पूर्व की साइड से। ये पार्वती नदी वाला क्षेत्र देखिए आप, ये पार्वती नदी है, यहाँ इस तरह बता रखा है। ये चंबल, ये बह ही रही है, ये चंबल दिख रही है आपको, ये चंबल जा ही रही है। ये मोरेल नदी यहाँ, ये बाणगंगा, ऐसे करके ये कांतली नदी, ये सांबर झील है, ये खारी नदी, बनास नदी, लूनी नदी, सूकड़ीर, बांडीर, सागीर, जवाईर, खारीर, ये इसकी लूनी की सहायक नदियों के रूप में आप पढ़ेंगे इनको। ये पश्चिमी बनास ये रही, जयसमंद झील, माही नदी। तो इस प्रकार से ये सब कई मैंने बता रखी हैं, आगे और डिटेल में आएगा। राजस्थान की प्रमुख नदियां। चंबल नदी, इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत के जनापांव पहाड़ी से है, वहां से निकलती है ये। यह राजस्थान की सबसे लंबी और एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है, 12 मासी नदी है, पूरे साल भर बहती है। राजस्थान में यह नदी भैंसरोडगढ़ से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर,
करौली, धौलपुर जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये कहाँ कहाँ से निकल के कहाँ कहाँ जाती है? तो ये भैंसरोडगढ़, राजस्थान में ये नदी भैंसरोडगढ़ से प्रवेश करती है। फिर कोटा है, बूंदी है, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इन जिलों में बहने के बाद यूपी में यमुना में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है? बनास है, बेड़च है, कोठारी है, काली सिंध है, पार्वती है। ये इस चंबल की सहायक नदियां हैं। राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा इस नदी के किनारे स्थित है। तो जो कोटा शहर है उनकी मुख्य नदी है चंबल। अब इसके बाद में देखिएगा, अब आती है बनास। यह चंबल की एक प्रमुख सहायक नदी है। राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। यह राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर में रामेश्वरम के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। तो कहाँ से निकलती, कहाँ से है? राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से, और इसके बाद में ये चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर में रामेश्वरम के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। ये दोस्तों देखिए, एक मैप में देखिए, ये बनास नदी यहां से ये निकली है राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियों से, और फिर ये इस प्रकार से आगे यहां से निकलते हुए, जैसे ये चित्तौड़ है, भीलवाड़ा, और आगे टोंक, फिर ये सवाई माधोपुर, और यहां जाकर के रामेश्वरम के पास में ये चंबल में मिल जाती है। चंबल का जैसे ये चंबल आ रही है, ये इस प्रकार से, यहाँ ये गांधी सागर डैम है, यहां से अब ये चंबल एमपी और राजस्थान की बॉर्डर बनाती हुई सी जाती है इस प्रकार से, यूं। तो ये चंबल का रूट है, ये इस प्रकार से। और बनास चूंकि इसमें आकर के मिली है, तो चंबल की सहायक नदी कौन सी है? बनास। और ऊपर से ये देखिए, ये यमुना आएगी, राजस्थान में नहीं, ये दिल्ली में यमुना ही बहती है। और इस प्रकार ये यमुना आते 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 आगे आकर के, और ये यूपी में चंबल और यमुना आपस में मिल जाएगी। तो इस प्रकार से ये नदियां आपस में मिलती है, और भी आगे हम पढ़ेंगे। रामेश्वरम के पास में चंबल नदी में मिल जाती है। देखिए, नदियों को याद करने का एक बहुत आसान सा तरीका है, और वो ये है कि आप इनको मैप में बना बना के याद करें, कहाँ से निकलती है, किन किन जिलों में से जाती है। राजस्थान की ज्योग्राफी के लिए एक बहुत अच्छी किताब आती है हरि मोहन सक्सेना की। ये हिंदी साहित्य ग्रंथ अकादमी किताब है। हरि मोहन सक्सेना की किताब आती है राजस्थान का भूगोल। तो बहुत अच्छी पुस्तक आती है, वो आप पढ़ सकते हैं। इसका जल ग्रहण क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक है, और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली यह सबसे लंबी नदी है। यानी जो पूरी तरह से राजस्थान में बहती है वो सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है बनास, जो कि पूरी तरह से राजस्थान में बहने वाली है। अब जैसे चंबल है, तो चंबल क्या सिर्फ राजस्थान में बहती है? नहीं, एमपी से निकलेगी, राजस्थान को क्रॉस करते हुए फिर जाकर के आगे यमुना में जाकर के यूपी में यमुना में मिल जाएगी। तो वो सिर्फ राजस्थान की नदी नहीं है, ये तो पूरी तरह से राजस्थान की नदी है। राजस्थान में राजसमंद से शुरू होगी, और ये सवाई माधोपुर में रामेश्वरम के पास जाके मिल जाएगी। इसकी लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर। बनास, बेड़च और मैनाल नदियों का संगम स्थल, जिसे त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है, बिगोद भीलवाड़ा के पास है। ये कौन सा है? यहाँ पर बनास, बेड़च और मैनाल, ये तीन नदियां कहां पर मिलती है? बिगोद भीलवाड़ा में। तो इसे त्रिवेणी संगम वैसे कई हैं, तो ये भी उनमें से एक त्रिवेणी संगम है। कौन कौन सी? बनास, बेड़च और मैनाल। फिर इसके बाद है कि टोंक और सवाई माधोपुर जो हैं, ये बनास नदी के किनारे पर हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। बनास की अन्य सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? कोठारी, गंभीरी, खारी और मोरेल। तो ये इत्यादि इसकी खारी नदियां, इसके साथ की जो सहायक नदियां हैं वो ये हैं। अब आती है लूनी नदी। अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती,
व सागरमती नामक दो धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। किस किस के मिलने से? सरस्वती और सागरमती नामक दो धाराओं के मिलने से अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर जिलों में बहने के बाद यह नदी कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। तो कैसे कैसे बहती है? अजमेर से निकलेगी, फिर नागौर है, फिर पाली है, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, इनमें बहने के बाद ये कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। बाड़मेर जिले के बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा होता है और इसके बाद इसका जल जो है वो खारा हो जाता है। कहाँ तक? बालोतरा तक। इसकी सहायक नदियों में जोजड़ी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सूकड़ी, सागी, गुहिया आदि हैं। तो ये कई हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं लूनी की। आप इनको नक्शे में, मैप में पढ़ के देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, जैसे इस प्रकार से ये लूनी नदी है और ये यूं 6 जिले हैं इसमें जो लूनी से संबंधित हैं और यहाँ जालोर में जाकर के आगे ये कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है गुजरात की तरफ। तो इसमें कई सहायक नदियां हैं इसकी, सूकड़ी है, जोजड़ी है, ये बांडी, ये सॉरी बांडी के सूकड़ी, जोजड़ी, ये कई सहायक नदियां हैं। और तो दोस्तों ये आपका कंप्लीट हो गया कि लूनी कहाँ से निकलती है, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, कहाँ तक मीठा है, जोजड़ी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सूगड़ी, सागी, गुहिया इति। अब आता है माही नदी। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत में अममोरू नामक स्थान इस नदी का उद्गम स्थल है। किसका? माही नदी का। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में मिलती है। किसमें? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। बांसवाड़ा जिले में इस नदी पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां सोम और जाखम हैं। तो यहाँ भी एक त्रिवेणी संगम होता है सोम, माही और जाखम नदियों का। सोम, माही और ये जाखम नदियां, तो ये माही होगी, सोम और जाखम, इसको भी त्रिवेणी संगम कहते हैं। इनका भी बनता है तीनों का। ये देखिए मित्रों, ये सबसे दक्षिण की ओर से इस तरह आएगी यूं और यूं आकर के इस तरह से वापस यूं घूम जाती है, ये इस प्रकार से बहती है। तो राजस्थान में इतनी है, इस प्रकार से आएगी और वापस राजस्थान से यू आकार में इस तरह से करते हुए और यूं वापस चली जाएगी। अब आती है बाणगंगा। इस नदी का उद्गम स्थल जयपुर जिले में स्थित अरावली की बैराट पहाड़ी से होता है। इस नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में भूमिगत होकर नम भूमि का निर्माण करता है। इसे अर्जुन की गंगा कहते हैं। ऐसा कहता है कि अर्जुन ने बाण से इस नदी को निकाल दिया था, तो इसलिए इसको बाण गंगा कहा जाता है। अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। कहाँ से उद्भव होता है? जयपुर जिले में अरावली की बैराट पहाड़ी से। तो इस प्रकार से ये पूरब की ओर बहेगी, जयपुर से निकलेगी, तो इस प्रकार से ये पूर्व की ओर जाती है। घगर। इस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से होता है। उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर श्री गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। इस नदी को प्राचीन सरस्वती नदी के सहायक माना जाता है। इसको भी सरस्वती कह देते हैं। तो कि प्राचीन समय में सरस्वती नदी बहती थी यहाँ पे। यह राजस्थान की आंतरिक प्रवाह वाली सबसे लंबी नदी है। कौन सी? घग्गर नदी को। तो ये आप क्वेश्चन आपको ध्यान में रखें कि राजस्थान की आंतरिक प्रवाह वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है घग्गर नदी। अब आता है राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी योजनाएं। क्या आप जानते हैं? सिंचाई के उद्देश्य से प्राकृतिक जल बहाव की दिशा को परिवर्तित करने के लिए जल सोर्स में बनाए गए बांध को बैराज कहा जाता है। किसी मुख्य नहर का ऐसा हिस्सा जहां से पानी का कोई उपयोग नहीं किया जाता उसे फीडर कहते हैं। तो क्या बैराज किसको कहते हैं? जल बहाव की दिशा को परिवर्तित करने के लिए जल सोर्स में बनाए गए बांध को बैराज कहते हैं। और किसी मुख्य नहर का ऐसा हिस्सा जहां से पानी का कोई उपयोग नहीं किया जाता उसको फीडर कहते हैं। तो क्या है नदी घाटी परियोजनाएं? नदियों पर बांध बनाने से जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल, वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन और पर्यटन आदि कई प्रकार के उद्देश्य पूरे होते हैं।
इन्हीं कारणों से इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है, क्योंकि इनसे कई उद्देश्य पूरे होते हैं। भारत में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजनाओं के महत्व को देखते हुए इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। किसको? इन बांधों को। राजस्थान से संबंधित प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार से है। सबसे पहले बात करते हैं चंबल परियोजना। यह परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए हैं। इनमें से एक गांधी सागर बांध है, जो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। अन्य 3 बांध राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में, जवाहर सागर और कोटा बैराज बांध कोटा जिले में बनाए गए हैं। इस परियोजना में दोनों राज्यों को मुख्यतः जल विद्युत और सिंचाई की सुविधाएं मिलती हैं, यानी बिजली भी बनती है और इसके साथ ही सिंचाई की सुविधा भी है। आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश। 4 बांध, नाम क्या क्या हैं? तो गांधी सागर बांध हो गया, ये कहां पर है? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में। अन्य 3 बांध कौन है? ये राजस्थान में है। राणा प्रताप सागर बांध, ये तो चित्तौड़गढ़ में। जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये है कोटा जिले में। तो ये चंबल परियोजना एक बहुउद्देशीय नदी ये जो है परियोजना है। ये देखिए, ये बने हुए हैं, ये राणा प्रताप सागर बांध है। इधर जो फोटो है ये माही बजाज सागर बांध की है, डैम। जब ये पानी इनमें से निकलता है तो बड़ा ही सुंदर दृश्य होता है ये। इसके बाद है माही बजाज सागर परियोजना। बांसवाड़ा में माही नदी पर यह परियोजना स्थित है। यह राजस्थान और गुजरात राज्यों की सम्मिलित परियोजना है, क्योंकि ये गुजरात में जो राजस्थान में आने के बाद जो है ये गुजरात की तरफ निकल जाती है। इससे दोनों राज्यों में सिंचाई और पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। जल विद्युत का उत्पादन भी इस परियोजना से हो रहा है। तो ये माही बजाज सागर आपका हो गया। अब आता है बिसलपुर परियोजना। राजस्थान के टोंक जिले के टोडा राय सिंह नगर के पास बिसलपुर गांव में बनास नदी पर मुख्यतः पेयजल के उद्देश्य से इस परियोजना का निर्माण किया गया है। कौन सी नदी? बनास नदी पर। बिसलपुर बांध, बिसलपुर परियोजना। इस परियोजना से राज्य के जयपुर, अजमेर, टोंक सहित कई अन्य क्षेत्रों को पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। अब आता है सरदार सरोवर परियोजना। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, इनकी संयुक्त परियोजना का निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया है। अब क्या क्वेश्चन बनता है? सरदार सरोवर परियोजना है कहां पर है ये डैम? तो नर्मदा नदी पर किया गया है, गुजरात में। किनकी संयुक्त परियोजना है? गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और राजस्थान राज्य है। तो ये 4 का नाम आपको ध्यान में रखें, बहुत बड़े बड़े स्टेट हैं। इस परियोजना से राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में एक नहर बनाकर लाए गए जल से बाड़मेर, क्योंकि जो नर्मदा नदी है वो यहां तो बहती नहीं है राजस्थान में, तो उससे नहर बनाकर लाए गए जल से बाड़मेर और जालौर जिलों में सिंचाई और पेयजल की सुविधा मिलती है। तो कहां? बाड़मेर और जालौर जिलों में। इनके अतिरिक्त राज्य में विकसित अन्य नदी घाटी परियोजनाएं पाली जिले में जवाई नदी पर जवाई परियोजना, जवाई बांध जो बना हुआ है, जवाई डैम। डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला आंबा परियोजना। उदयपुर जिले में मानसी वाकल परियोजना और प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर जाखम परियोजना आदि है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। आगे की कक्षाओं में और डिटेल में भी आएंगे, लेकिन अभी के लिए भी ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये चीजें तो टिप्स पर होनी चाहिए। तो कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन से राज्य हैं, उनकी संयुक्त परियोजना कहाँ पर है, कौन कौन से जिले इनसे लाभान्वित हो रहे हैं, तो और बाकी कौन कौन सी है? जैसे डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला अम्बा परियोजना है, उदयपुर जिले में मानसी वाकल परियोजना, प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर जाखम परियोजना, तो इत्यादि हैं। इसके बाद में देखिए बात आती है नहरों की। नहरें कौन कौन सी है? गंग नहर। राजस्थान में नहरों द्वारा जलापूर्ति कार्य स्वतंत्रता से पहले ही आरंभ हो गया था। बीकानेर के तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह जी ने पंजाब में सतलज नदी पर फिरोजपुर के निकट
एक बांध बनवाया। कहां पर? पंजाब में सतलज नदी पर फिरोजपुर के निकट। और वहां से 1927 में एक नहर बनाकर पश्चिमी राजस्थान में पानी लाया गया। यह राजस्थान की पहली नहर है। वर्तमान में इस नहर से श्री गंगानगर जिले में सिंचाई होती है। तो मित्रों, यही कारण है कि श्री गंगानगर जिले की जमीन इतनी उपजाऊ है। अन्न का कटोरा अगर कहा जाए राजस्थान का, तो श्री गंगानगर जिले को कहते हैं। क्यों? ये सब इस नहर के कारण है। अब भूमि देखिए उपजाऊ और भी राजस्थान में जगह है, जैसे मान लीजिए नागौर है। अब नागौर की जमीन देखिए, बहुत शानदार जमीन है, बहुत ही शानदार। और भी आसपास के कई जिले हैं जहां जमीन बहुत शानदार है, जमीन उपजाऊ भी है, लेकिन सबसे बड़ी कमी एक ही आती है, और वो आती है पानी की कमी। तो धीरे धीरे इस समस्या का समाधान भी हो रहा है, और उसके बाद में यहाँ की धरती भी सोना उगलेगी। ये अन्न, चारों तरफ अन्न ही अन्न हो जाएगा। ये सब अन्न के कटोरे बन जाएंगे अगर इतनी सुविधाएं यहाँ मिल जाए। हो रहा है प्रयास धीरे धीरे। तो इसमें क्वेश्चन आपके लिए ये महत्वपूर्ण है कि 1927 में, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया कि गंग नहर कब आई 1927 में, किसके द्वारा, किसके प्रयासों से? महाराजा गंगा सिंह जी के प्रयासों से। एक नहर बनाकर कहा? पश्चिमी राजस्थान में लाया गया। तो महाराजा गंगा सिंह जी के इस प्रयास के कारण आधुनिक भागीरथ भी इनको कहा जाता है। और मित्रों, गंगा सिंह जी के बारे में और भी आप पढ़ते हैं, बहुत ही न्यायप्रिय शासक थे। न्यायप्रिय मतलब इनके न्याय के किस्से बहुत मशहूर हैं कई। एक तो इनका बेटा था विजय सिंह, उसका किस्सा भी बहुत मशहूर है। बहुत फेमस किस्सा है कि कितनी न्यायप्रियता थी इनकी। तो बहुत ही अच्छे शासक हुए हैं। फिर कभी ये कई कहानियां हैं, वो कहानियां बाद में फिर कभी सुनाएंगे। इसके बाद में हम पढ़ते हैं इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस नहर को बनाने का सुझाव सबसे पहले 1948 ईस्वी में बीकानेर के तत्कालीन सिंचाई इंजीनियर कंवर सेन के द्वारा दिया गया था। केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद 1952 में पंजाब में सतलज और व्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज नामक बांध का काम शुरू हुआ। हरिके बैराज से हनुमानगढ़ के मसीतावाली तक 204 किलोमीटर फीडर नहर है। मुख्य नहर की लंबाई 649 किलोमीटर और वितरिकाओं की लंबाई 8000 किलोमीटर से भी अधिक है। मतलब इनसे जो पानी निकलता है अलग अलग जगह पे, जिनसे लगभग 19 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है। नहर का अंतिम बिंदु वर्तमान में बाड़मेर के गडरा रोड तक है। यह एशिया की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। इसे मरुगंगा भी कहा जाता है। यदि इस नहर को आगे बढ़ाकर गुजरात में कांडला बंदरगाह तक जोड़ दिया जाए तो इससे छोटे जहाजों और नावों का संचालन किया जा सकता है। मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं इस पैराग्राफ में। निश्चित रूप से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों को जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किसने दिया था? बीकानेर के तत्कालीन सिंचाई इंजीनियर कंवर सेन जी के द्वारा 1948 में। 1952 में जो है इसका हरिके बैराज काम शुरू हो गया। हरिके बैराज से हनुमानगढ़ के मसीतावाली तक 204 किलोमीटर फीडर नहर है। मुख्य नहर की कुल लंबाई 649 किलोमीटर, वितरिकाओं की 8000 किलोमीटर और 19 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। थार के मरुस्थल का ढाल पश्चिम में होने के कारण पूर्वी भाग में लाने के लिए अब तक कई उत्थापक लिफ्ट नहरें बनाई गई है। तो चूंकि थार के मरुस्थल का ढाल जो है वो पश्चिम की ओर है, तो पूर्वी भाग में भी पानी लाने के लिए अब तक कई नहरें बनाई गई है। इंदिरा गांधी नहर के कारण क्षेत्र में कृषि विकास, मरुस्थल प्रसार पर रोक, सूखे और अकाल पर नियंत्रण, पेयजल, जल विद्युत उत्पादन, पशुधन विकास, मत्स्य पालन और पर्यटन विकास आदि संभव हुआ है। तो ये इंदिरा गांधी नहर है। आप इधर ये जाते होंगे, जो इसका बहाव क्षेत्र है गंगानगर, और ये इधर ये इस क्षेत्र में ये देखिए दोस्तों, एक ये मैप से समझा रखा है इन्होंने। ये तो इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर में जल प्रवाह है। और यहाँ ये देखिएगा, इसमें नियंत्रण क्षेत्र कौन कौन सा है, जो इससे जहाँ सिंचाई वगैरह, कृषि, खेती सब की जाती है। तो ये हरिके बैराज है सबसे ऊपर, ये आपको दिख रहा है। यहाँ व्यास नदी और सतलज नदी, तो यहाँ इनके संगम पे जो ये हरिके बैराज बना हुआ है। यहाँ से ऐसे पंजाब तक ये आते आते इधर ये, फिर ये हनुमानगढ़, गंगानगर,
फिर इधर से आ जाएंगे दूसरे बीकानेर, जैसलमेर और फिर ये बाड़मेर का गडरा रोड। तो इस प्रकार से ये इंदिरा गांधी नहर आती है। तो इस रूट पे आप कभी जाएंगे तो आपको इंदिरा गांधी नहर जगह जगह रास्ते में दिखाई देगी। तो ये आपका हो गया। तो मित्रों अब ये हालांकि 30 मिनट हो गए हैं, लगभग आधा घंटा हो गया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसको इसी चैप्टर में पूरा कर लेते हैं आपके, ताकि थोड़ी चीजें कंप्लीट जल्दी हो जाए। पढ़ लेते हैं इसको। भरतपुर नहर। पश्चिमी यमुना नहर से इस नहर का निर्माण किया गया है। भरतपुर नहर से राजस्थान में केवल भरतपुर जिले में सिंचाई होती है। इन नहरों के अतिरिक्त विभिन्न छोटे बड़े बांध, एनीकट, तालाब, कुएं, नलकूप से भी सिंचाई होती है और वर्तमान में सिंचाई के लिए फुहारा और बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली का भी विकास हुआ है। अब आता है जल संरक्षण और प्रबंधन। साधारण अर्थ में सुरक्षित करके रखना संरक्षण कहलाता है, अर्थात संसाधनों का सावधानी पूर्वक प्रबंधन और रखरखाव, जिससे उसके दुरुपयोग अथवा अनावश्यक क्षति को रोका जा सके। संसाधन संरक्षण कहलाता है, जल ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिस पर न केवल मानव अपितु वनस्पति और संपूर्ण जीव जगत निर्भर है। वर्तमान में औद्योगिक आर्थिक वातावरण, बढ़ती उपभोगवादी संस्कृति, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि, सिंचित भूमि में लगातार वृद्धि होने के कारण जल के विदोहन से तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। अतः प्रादेशिक और विश्व स्तर पर सभी देशों में स्वच्छ जल की मात्रा को संरक्षित रखने की आवश्यकता है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ जल मिल सके। इसमें लिखने वाले जैसा कुछ नहीं है, लेकिन ये आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है। कई बार इनमें से भी क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। जल संरक्षण के उपाय। तो जल संरक्षण के लिए हर नागरिक, समाज और प्रशासन को एक साथ मिलकर कदम उठाने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से जलाशयों में घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट न डालना, पेयजल के सोर्स के निकट स्नान और कपड़े न धोना, जल में उत्पन्न खरपतवारों को हटाना शामिल है। जल का पुनर्वितरण करना, अर्थात अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से जल को नहरों के द्वारा कम वर्षा वाले क्षेत्र में पहुंचाकर जनजीवन और उद्योग के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध कराकर क्षेत्रीय और सामाजिक विषमता को कम किया जा सकता है। इनके साथ साथ जल संचयन, जनसंख्या नियंत्रण, सिंचाई की उन्नत विधियों के प्रयोग, वनावरण में वृद्धि, भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग, जल की पुनरावृत्ति आदि प्रयत्नों से जल की कमी और अवनयन की स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। तो ये कई तरीके हैं जिनके द्वारा जल संरक्षण के उपाय, तो कुछ बेसिक चीजें हैं। इसके बाद है राजस्थान के लगभग हर क्षेत्र में कई प्रकार के जल सोर्स पाए जाते हैं। प्राचीन काल में इन जल सोर्स से लोगों को जल उपलब्ध होता था, अच्छी तरह देखरेख की जाती थी इनकी, जैसे तालाब, झीलें, कुएं, बावड़ियां आदि इसके उदाहरण हैं। तत्कालीन राजा महाराजाओं ने जल संचयन और जल संरक्षण के लिए कई उपाय किए। इसी तरह के प्रयास उदयपुर के शासकों के द्वारा भी किए गए, जिनकी संक्षिप्त जानकारी यहाँ दी गई है। उदयपुर में ऐतिहासिक जल प्रणाली एक अध्ययन। राजस्थान में जल संरक्षण की विचारधारा बहुत प्राचीन है। यहाँ के राणाओं, शासकों ने कई झीलों का निर्माण करवाया है। जयसमंद झील इसका अच्छा उदाहरण है, जिसका निर्माण मेवाड़ के महाराणा जय सिंह जी ने सन 1687 से 1691 ईस्वी तक गोमती नदी पर करवाया, जो विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है। तो मित्रों, ये जो जयसमंद झील है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जो मेवाड़ के महाराणा थे जय सिंह जी, और इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था 1687-1691। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। गोमती नदी पर करवाया, और ये विश्व में जो है विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है। जल संरक्षण के लिए नदी को मोड़ने और जोड़ने तथा झीलों को जोड़ने के विश्व के सबसे पुराने उदाहरण भी मेवाड़ में देखे जा सकते हैं। उदयपुर शहर के पश्चिमोत्तर में 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित चिकलवास गांव के समीप आहड़ नदी पर महाराणा फतेह सिंह जी द्वारा एक बांध बनाकर वर्षा ऋतु में प्रवाहित अतिरिक्त जल को फतेह सागर पहुंचाने के लिए चिकलवास नहर का निर्माण किया गया। तो यह आहड़ नदी पर किसके द्वारा? महाराणा फतेह सिंह के द्वारा, चिकलवास गांव के समीप, तो इसका नाम भी चिकलवास नहर का निर्माण किया गया। इस नहर निर्माण से फतेह सागर में आहड़ नदी का पानी 118 वर्ष पहले ही पहुंचा दिया गया था। तो ये हो गया कंप्लीट। 470 वर्ग किलोमीटर में फैली घाटी के क्रमबद्ध जलाशयों का निर्माण और नदियों को आपस में जोड़कर यहाँ के तत्कालीन शासकों ने स्थानीय स्तर पर उपलब्ध वर्षा जल प्रबंधन और संरक्षण का प्रशंसनीय कार्य जनहित में किया था।
जो आज भी सुचारू रूप से चल रहा है। उदयपुर बेसिन में गोवर्धन सागर, दूध तलाई, पिछोला झील, अमरकंड, कुमारिया तालाब, रंग सागर, स्वरूप सागर, फतेह सागर जलाशयों का निर्माण जल प्रबंधन की दृष्टि से विश्व भर में सर्वोच्च उदाहरण है। तो मित्रों, चूंकि उदयपुर में बहुत ज्यादा झीलें हैं, इसलिए झीलों की नगरी जो है वो उदयपुर को कहा जाता है। वर्षा ऋतु में जब जलाशय पानी से भर जाते हैं तो इन सभी जलाशयों का जल स्तर एक समान हो जाता है और पानी आपस में मिल जाता है। उदयपुर बेसिन में विभिन्न छोटे बड़े जलाशय सिंचाई, पेयजल, पर्यटन विकास हेतु जल प्रबंधन के उत्तम उदाहरण है। महाराणा राज सिंह जी प्रथम द्वारा नदी बहाव को कृत्रिम रूप से मोड़कर उसे स्थायित्व प्रदान किया गया। मेवाड़ का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल उभयेश्वर क्षेत्र में वर्षा ऋतु में बहने वाली नदी को मोड़कर मोरवानी नदी में मिला दिया गया। इस प्रकार उभयेश्वर क्षेत्र के जल को जना सागर तथा फतेह सागर में पहुंचा दिया गया। उभयेश्वर के जल को मोरवानी नदी के साथ मिलाने का कार्य सन 1670 से 1685 के बीच में किया गया। तो ये महाराणा राज सिंह जी के समय है। राजसमंद झील का निर्माण भी जो है वो महाराणा राज सिंह जी के द्वारा किया गया था। ये सब चीजें हैं, ये आप ध्यान में रखें सबकी सब। ये देखिए, ये एक मैप बना हुआ है। इस मैप के माध्यम से कि मेवाड़ के राणा और महाराणाओं द्वारा उदयपुर में निर्मित झीलें, नदी संगम और झील संगम का मानचित्र। तो अब इसको बड़ा करेंगे जूम अभी। ओवरऑल एक साथ देख लीजिए। जैसे ये पिछोला झील बनी हुई है यहाँ पर, ये फतेह सागर झील है, ये जना सागर झील है, और ये चिकलवास बांध ये यहाँ, ये गोवर्धन सागर झील है, रुंडेला तालाब, नेता तालाब, कोटड़ा नदी, अमरजोक नदी। इसमें देखिए झीलों को जोड़ने वाले सेतु कौन कौन से हैं। गोवर्धन सागर को पिछोला, पिछोला का दूध तलाई, पिछोला अमरकुंड, फिर ये कुमारिया तालाब, ये सब कई सेतु बनाए गए हैं। ये चिकलवास बांध और महाराणा फतेह सिंह जी द्वारा निर्मित नदी संगम नहर, नीमच माता पहाड़ी, टिकलिया मगरा, टाटला मगरा, थोरिया मगरा, पड़वा पहाड़ी, ये सज्जनगढ़, बांसदड़ा मगरा, ये मकरेड़ा मगरा है, ये मोती मगरी, गुमानिया नाला, स्वरूप सागर झील, आहड़, रूप सागर झील, बेदला, बेदला शिलालेख भी मिला है। तो इसमें ये पिछोला झील है यहाँ पर, ये दूध तलाई झील, राणाओं की मगरी, पिछोली, अमरकुंड झील, स्वरूप सागर झील, खूब डिटेल में बता रखा है। तो आपके पास ये पुस्तक होगी, उसमें मैप हो गया, आप उसको आराम से देखिएगा कि कौन सा कहाँ किससे कैसे मिल रहा है। ये येलो वाले जो हैं ये झीलों को जोड़ने वाले सेतु का काम कर रहे हैं। जैसे ये देखिए, ये गोवर्धन सागर झील और पिछोला झील, ये जोड़ने का काम ये कर रहा है ऐसे। और ये सेतु देखिए, कितने सेतु हैं, इस प्रकार से ये जोड़ रहे हैं। अब है अपव्यय किसे कहते हैं। नदी जल का बहना, प्रवाह, अवशेष, बचावा, अपशिष्ट, अनुपयोगी पदार्थ, संरक्षण, सुरक्षित रखना, रख रखाव। सही विकल्प का चुनाव करें। बनास, बेडच किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो क्या माही की है? नहीं है। बाणगंगा की नहीं है। लूनी की नहीं है। किसकी है? चंबल की। सोम, कमला, अंबा परियोजना स्थित है। बाड़मेर नहीं, कोटा नहीं है, उदयपुर नहीं है, डूंगरपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो किस नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है? ये कमेंट करके बताइए। और वेरी वेरी मोस्ट जो है उसमें ये क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है जिसे मरुगंगा कहा जाता है, कौन सी? विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी निर्मित झील, ये बताना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजनाओं को क्या कहा है? इन 4 क्वेश्चन के जवाब आपको कमेंट करके बताने हैं। तो मित्रों, ये आपका चैप्टर आज समाप्त होता है।
तो दोस्तों वो चैप्टर चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो होगा राजस्थान की मिट्टियों का। तो कितना अच्छे से सुंदर सुंदर समझा रखा है इन्होंने, और बहुत मोस्ट में से ये आते हैं क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर समझा रखा है। तो लास्ट वीडियो में पढ़ेंगे इनको, आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।